नमस्कार। हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर शुरू किया हुआ है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर में किन किन महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसका जो पहला पॉइंट है द एज ऑफ सोशल चेंज, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस बात को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि रशिया एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में और यूरोप में। 30% हिस्सा रशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, उसका 30% हिस्सा यूरोप में आता है। बाकी का 70% एरिया उसका एशिया कंटिनेंट महाद्वीप में आता है। इसलिए और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी यूरोप में कोई भी परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। यहां पर हम 20th सेंचुरी की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 1917 का वो समय था जब रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन इस रेवोल्यूशन के जो रूट्स हैं, इसके जो बीज हैं, वो 18th सेंचुरी के अंत में बोए जा चुके थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, फ्रांस में जब भी कोई मूवमेंट होती है, जब भी कोई अपसर्ज होता है या जब भी कोई घटना घटित होती है, उससे पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति है मेटरनिक, उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप कैचेज अ कॉल्ड, कि जब भी फ्रांस में कोई भी घटना घटित होती है, उसका प्रभाव पूरे यूरोप के अंदर पड़ता है। कि जब भी फ्रांस में को जुकाम होता है, उसकी वजह से पूरे यूरोप में ठंड फैल जाती है, जुकाम हो जाता है, यानी कि प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता है। और रशिया किस तरह से, क्योंकि रशिया का एक हिस्सा यूरोप में भी आता है, वो इस परिवर्तन से, वो इस रेवोल्यूशन से, वो इस बदलते हुए परिवेश से कैसे अछूता रह सकता था। तो हमारा जो इस कहानी की जो बैकग्राउंड है, वो शुरू होती है फ्रांस के रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। हमने इससे पहले वाले अध्याय में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। थोड़ा सा हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है, उससे पहले फ्रांस की सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी, हमने पहले डिस्कस किया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कि जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में बटी हुई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, उनको बाय बर्थ प्रिविलेज थी, उन लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता था। केवल और केवल थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, जो निचला तबका था, जिसमें फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, स्मॉल शॉपकीपर्स थे, यानी कि फ्रांस की सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल उन्हीं लोगों को टैक्स भरना पड़ता था। और बाकी जो 2 एस्टेट के लोग थे, वो बाय बर्थ प्रिविलेज थे उनको, कि उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था। यानी कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, कई सालों से चलता आ रहा था। वहां पर मोनार्की का सिस्टम था। लुइस 16 वहां का राजा था जिस समय रेवोल्यूशन हुआ। तो इस शोषण के खिलाफ, इस अनजस्ट टैक्सेशन सिस्टम के खिलाफ वहां के लोगों ने आवाज उठाने शुरू की। एस्टेट जनरल में लिए जाने वाले निर्णय के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए, और हालत उस समय और बदतर हो चुकी थी जब वहां पर सबसिस्टेंस क्राइसिस था। गलत पॉलिसीज की वजह से, अनजस्ट टैक्सेशन की वजह से वहां के लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गई, जिसकी वजह से वो लोग इकट्ठा हुए। उन लोगों ने रिवोल्ट किया एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मोनार्की के खिलाफ। उन लोगों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया और अंत में मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील किया गया। उसके बाद फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बना, और उसी दौर में नेपोलियन बोनापार्ट की डिक्टेटरशिप को भी फ्रांस के लोगों ने देखा। तो ये चेंज हो रहे थे फ्रांस के सोसाइटी में, और जो ये चेंज हो रहे थे, जो ये डेवलपमेंट हो रही थी, लोग आवाज उठा रहे थे, जो रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी, उसकी वजह से वहां से 3 आइडियल्स निकल करके आए, जिनको लिबर्टी,
फ्रीडम, यू कैन से इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम से जाना जाता है। आप देखिए आइडियल्स निकल करके आए और ये वो आइडियल्स हैं जिस आइडियल्स ने ना केवल फ्रांस को, ना केवल यूरोप को, अपितु पूरे विश्व को प्रभावित हुआ। वो कौन से आइडियल्स थे? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। फ्रांस के लोगों ने यह दिखा दिया कि यस, अगर आप सोसाइटी में, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमी में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। उन लोगों ने, जो फिलोसफर्स थे, रूसो, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक, उन लोगों के विचारों को पढ़ा, उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने आवाज उठाई और अंततः फ्रांस मोनार्की के चंगुल से निकल करके रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया और पूरे विश्व को उन्होंने ये 3 आइडियल दिए। उन्होंने बताया कि लिबर्टी, कि सभी लोगों को लिबर्टी होना चाहिए क्योंकि वो अपने देश के नागरिक हैं, अपने देश में रहने की, अपने हिसाब से रहने की, अपने हिसाब से एम्प्लॉयमेंट को चूज करने की लिबर्टी उन्हें होनी चाहिए। इक्वालिटी, बिना किसी भेद के कानून के सामने सभी लोग बराबर होने चाहिए, चाहे वो किंग है, राजा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है या एक नॉर्मल सा सिटीजन। डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए क्योंकि जो सिटीजन उस देश में रहता है उसका भी उस देश पर उतना ही अधिकार है जितना नेताओं का है, जितना राजा का है। इस तरह से ये 3 आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स दिए, जिसकी वजह से सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा पिलर स्थापित किया और उसी की वजह से पूरे के पूरे, न केवल फ्रांस में बल्कि यूरोप में और यूं कहें कि पूरे विश्व में बहुत सारे चेंजेस आए। क्या क्या आइडियाज निकल करके सामने आए। देखिए, लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया, डिबेट करना शुरू किया, क्योंकि उस समय के अगर विश्व पर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे यूरोपियन देशों ने दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। उन कॉलोनीज में भी इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए आवाज उठना शुरू हुआ, सोशल चेंज होना शुरू हुआ। उन लोगों ने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ सवालिया निशान लगाने शुरू किए। कहा उन्होंने कि सभी को इक्वल राइट दिए जाने चाहिए। डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि जो पावर का जो कंट्रोल है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर जो नियंत्रण है, वो किन लोगों का हो, कौन कौन लोग उससे बेनिफिटेड होने चाहिए। ये नहीं कि केवल एक तबका ही, समाज का एक लेवल ही, एक ग्रुप ही उससे बेनिफिट होता रहे और दूसरे लोग एक्सप्लॉइट होते रहे। तो इस बात पर भी सवाल उठने शुरू हुए। इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सोशल एविल्स के खिलाफ लड़ने वाले राजा राम मोहन राय जैसे सोशल रिफॉर्मर और डेरोजिए जैसे लोग थे, जिन्होंने फ्रांस से निकले हुए इन आइडियाज की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात उठाना शुरू किया और बहुत सारी सोशल एविल्स को इंडियन सोसाइटी से, इंडियन कल्चर से अलग किया। राजा राम मोहन राय एक सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने इन आइडियल से बहुत कुछ सीखा और पूरे समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। इंडिया, जो कि एक ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसके अलावा जो आसपास के इलाके थे, कॉलोनीज थी, वहां पर भी लोगों ने एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ बदलाव की आवाज शुरू कर दी। ये चैप्टर हमारा यहां से शुरू होता है कि किस प्रकार से फ्रांस से ये आइडियोलॉजी निकलती हुई रशिया में पहुंची। न केवल रशिया में बल्कि पूरे विश्व में समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में मांग की गई। समाज में जब परिवर्तन होता है, क्योंकि समाज बनता है समाज में रहने वाले लोगों से, तो जो समाज में रहने वाले लोग हैं, जब जब उनकी आइडियाज चेंज होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी चेंज होती है, उनकी विचारधारा चेंज होती है, तब तक पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव आता है। मोनार्की से, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ। उसी का परिणाम है, उस सोशल चेंज का ही ये इफेक्ट है कि पूरे विश्व में आज 50% से ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। लोगों ने यह विचार करना शुरू किया कि इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज किया जाना चाहिए, कि पहले लोग प्राइमरी एक्टिविटीज पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना शुरू किया। जब पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज होगा, मोनार्की से डेमोक्रेसी आएगी, जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सर्विसेज की तरफ मूव करेंगे,
तो ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज होगा। इनकी वजह से, फ्रांस में हुए रेवोल्यूशन की वजह से और यूरोप के और हिस्सों में हुए रेवोल्यूशन की वजह से एक अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग सामने आए। कुछ लोग तो ऐसे थे जो समाज में तुरंत परिवर्तन चाहते थे, समाज की जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, कल्चर थे, उसमें पूर्ण बदलाव लाना चाहते थे, एकदम से अकस्मात बदलाव। कुछ लोग ऐसे थे जो इस बदलाव को धीरे धीरे चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए। इसीलिए यूरोप में 3 तरह की विचारधारा वाले लोग निकल करके सामने आए, जिनमें से थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। हम लोग इनके बारे में डिटेल में कि इन लोगों की, इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों की क्या विचारधारा थी, लिबरल्स क्या सोचते थे, समाज में बदलाव कैसे लाया जाए, रेडिकल्स के क्या विचार थे, कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे, उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहां पर हमने बात की सोशल चेंज की। समरी में करता हूं, समाज में परिवर्तन, समाज की एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस में, कस्टम में परिवर्तन, यूरोप के बारे में हमने बात की। इसकी रूट्स फ्रांस से शुरू होती हैं, फ्रांस से शुरू होकर के मेटरनिक के अनुसार ये पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया, क्योंकि जब कोई भी घटनाएं फ्रांस में होती है उससे पूरा यूरोप प्रभावित होता है। तो फ्रांस से निकल करके आए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट, वो पूरे विश्व में फैल गए। पूरे विश्व में फैल करके रशिया तक उसकी आंच जा पहुंची। और हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसकी यहां से बिगिनिंग होती है और आगे हम लोग डिटेल में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। आप इस चैनल को, अगर आपको ये लेक्चर इस तरह से मूव होता अच्छा लग रहा है, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये था एज ऑफ सोशल चेंज, कि किस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहे थे। ये हमारे चैप्टर की बिगिनिंग है। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।